नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। चलिए जानते हैं दिन भर की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। हेमंत सोरेन ने कहा, हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं। ग्रामीणों की आय में वृद्धि के लिए तरह तरह की योजनाएं शुरू की गई है। जब गाँव मजबूत होगा तभी राज्य और शहर मजबूत होंगे। वही मजबूत नहीं होगा तो राज्य कैसे मजबूत हो सकता है। उन्होंने ये बातें गोपाल मैदान में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान कही। सीएम ने कहा कि आज झारखंड सरकार की नई योजनाओं की बाहर तारीफ हो रही है। क्या कोई सोच सकता था कि गरीब का बेटा विदेश में पढ़ेगा और उसका खर्च सरकार उठाएगी। अब उनमें से कुछ तो वापस भी आने वाले हैं और यह स्थिति तब है जब हम देश के काफी पिछड़े राज्यों में गिने जाते हैं। इतनी अपार खनिज संपदा के बावजूद राज्य का 20 वर्षों में विकास नहीं हो सका। आयकर छापे की शुरुआती जांच में ही 100 करोड़ से अधिक के अघोषित निवेश व लेन देन का पता चला। आयकर विभाग की ओर से 4 नवंबर यानी शुक्रवार को झारखंड के 2 विधायकों समेत कोयला कारोबारी व अन्य के 50 से अधिक ठिकानों पर की गई छापेमारी के दौरान 100 करोड़ रुपए से अधिक के अघोषित निवेश और लेन देन से संबंधित जानकारी मिली है। छापेमारी में 2 करोड़ रुपए से अधिक नगद राशि जब्त की गई है। साथ ही अघोषित आमदनी का सेल कंपनियों के जरिए निवेश किए जाने के मामले भी पकड़ में आए हैं। इसके अलावा 16 बैंक लॉकर के संचालन पर रोक लगा दी गई है। छापेमारी में मिले दस्तावेज की जांच अभी जारी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने मंगलवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी। पटक पटक कर मारेंगे वाले बयान से पलटे बंधु तिर्की, जानिए सफाई में क्या कहा। बीते दिनों बीजेपी और केंद्र सरकार के खिलाफ राजभवन के सामने धरने पर बैठे यूपीए नेताओं की जुबान फिसली थी। अब वे सफाई दे रहे हैं। दरअसल 7 नवंबर को राजभवन के सामने महाधरना कार्यक्रम में शामिल हुए कांग्रेस के पूर्व विधायक बंधु तिर्की ने कहा था कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को पटक पटक कर मारो। वहीं सरकार में मंत्री और झामुमो नेता मिथिलेश ठाकुर ने कहा था, हम बीजेपी कार्यकर्ताओं की टांग तोड़ देंगे। अब झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की अपने बयान से पलट गए हैं। बंधु तिर्की ने कहा है कि पटक पटक के मारो से मेरा मतलब है राजनीतिक पटकनियां देने से था। मैंने तो विपक्ष को राजनीतिक पटकनियां देने की बात कही थी। बंधु तिर्की ने कहा कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया था। हालांकि उन्होंने अपने भाषण में जो भी कहा था उसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है। वहीं झारखंड में जारी केंद्र एजेंसियों की छापेमारी पर बंधु तिर्की ने कहा कि बीजेपी केंद्र एजेंसियों का दुरुपयोग करना बंद करे। बंधु तिर्की ने एक बार फिर कड़े लहजों में कहा कि ये झारखंड है, नागपुर नहीं, यहाँ वे कुचल दिए जाएंगे। दूसरी तरफ बीजेपी ने यूपीए नेताओं के बयानों की निंदा करते हुए कहा कि बीजेपी गिदड़ भभकियों से डरने वाली नहीं है। झारखंड में बड़े पैमाने पर हुई जमीन की लूट, रियल एस्टेट में भी होगा घोटाले का पर्दाफाश। झारखंड में परिवर्तन निदेशालय ने 1000 करोड़ से अधिक के अवैध खनन व उससे हुई मनी लॉन्ड्रिंग का पर्दाफाश किया है। ईडी ने जो नया ECIR दर्ज किया है उससे अब रांची समेत अन्य जिलों में बड़े पैमाने पर रियल एस्टेट कारोबारियों के द्वारा किए गए जमीन घोटाले का पर्दाफाश हो सकता है। बता दें कि ईडी ने 4 नवंबर को बरियातू थाने में दर्ज एक केस के आधार पर सेना की जमीन की खरीद से जुड़े मामले में ECIR दर्ज की थी। बरियातू में सेना की जमीन को खरीदने के लिए फर्जी रैयत खड़ा किया गया था। इसी तरह रांची के सीरम टोली इलाके में भी विष्णु अग्रवाल के द्वारा सेना की जमीन की खरीद की गई थी। ईडी साल 2018 में की गई सेना की जमीन की खरीद से जुड़े मामले में भी साक्ष्य जुटा रही है। रघुवर दास ने कहा, असंवैधानिक संकट पैदा करने की कोशिश कर रहे हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड से संबंधित व्यापक भ्रष्टाचार के संबंध में परिवर्तन निदेशालय की जांच में सहयोग के बजाय मजमा लगाकर प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्हें हिंसा के लिए भड़काने की साजिश रची जा रही है और राज्य में संवैधानिक संकट पैदा करने की कोशिश की जा रही है। यह आरोप पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने रांची में राज्यपाल को दिए गए ज्ञापन में लगाया है। ज्ञापन में कहा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि यदि ऐसा प्रतीत हो कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधान एवं कानूनों के अनुसार नहीं चल रही है और हेमंत सोरेन राज्य के मुखिया पद पर होते हुए राज्य सरकार को संवैधानिक तरीके से नहीं चला पा रहे हैं तो राज्य में राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा की जा सकती है। किसी भी जांच प्रक्रिया का मतलब जांच की विषय वस्तु से संबंधित तथ्यों की सत्यता का पता लगाना और संबंधित व्यक्ति की संलिप्तता के संबंध में ठोस साक्ष्य इकट्ठा करना होता है। यदि हेमंत सोरेन को परिवर्तन निदेशालय द्वारा समन भेजा गया है तो भारतीय विधान के मुताबिक एक भारतीय नागरिक के रूप में और संवैधानिक पद पर होते हुए एक जिम्मेदार लोक सेवक के रूप में उनकी यह
जिम्मेदारी बनती है कि वे एजेंसी द्वारा किए जा रहे अनुसंधान में पूर्ण सहयोग करें। आज से इस उम्र के लोग भी वोटर आईडी के लिए कर सकते हैं आवेदन। मतदान में युवाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आज से मतदान सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2023 की शुरुआत की जाएगी। इसमें 1 अक्टूबर 2005 से पहले जन्म लेने वाला भारत का कोई भी नागरिक मतदान पहचान पत्र के लिए आवेदन कर सकता है। यदि उसकी उम्र 18 वर्ष नहीं हुई है तब भी वह आवेदन कर सकता है। उसे आवेदन करने के लिए 18 वर्ष पूरा होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि विशेष पुनरीक्षण का कार्य 8 दिसंबर तक चलेगा। उन्होंने बताया कि एडवांस एप्लीकेशन लेने का उद्देश्य मतदान में युवाओं की भागीदारी बढ़ाना है, साथ ही इससे समय की भी बचत होगी। उन्होंने कहा कि मतदाता पहचान पत्र के लिए आवेदन करने की आहर्ता तिथि 1 अक्टूबर 2005 रखने का उद्देश्य यही है कि 17 वर्ष की आयु वाले भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ताकि आने वाले वर्ष 2023 में 18 वर्ष पूरा होने पर वोटर आईडी उसके हाथ में रहेगा। इससे आने वाले मतदान में उसकी भागीदारी सुनिश्चित होगी। अक्टूबर में गरीबों के बीच चीनी का 1% से भी कम हुआ वितरण। 1 दर्जन जिलों में नहीं हुआ आवंटन। खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से चालू वित्त वर्ष में 6 माह बाद चीनी का वितरण अक्टूबर माह में शुरू हुआ, लेकिन अब तक गरीबों के लिए 1% से भी कम चीनी का वितरण हो पाया है। आवंटन के बावजूद 99% से अधिक चीनी अब भी पड़ा हुआ है। सरकार की ओर से अब तक जिलों में 16,31,142 किलोग्राम चीनी का आवंटन किया गया है। इसमें से 15,973 किलोग्राम चीनी बांटी जा सकी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य के 9 लाख अंत्योदय परिवार को प्रति परिवार प्रति माह 1 किलोग्राम चीनी अनुदानित दर पर उपलब्ध कराई जाती है। विभाग की ओर से अब तक 1 दर्जन जिलों में चीनी का आवंटन नहीं हुआ है। इसमें बोकारो, देवघर, पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, सरायकेला खरसावां व खुट्टी शामिल है। झारखंड में शराब से अक्टूबर तक 1050 करोड़ ही मिले, लक्ष्य से 250 करोड़ कम। शराब के व्यापारी की मौजूदा व्यवस्था से झारखंड को मुनाफा होता नहीं दिख रहा है। इससे लगातार आर्थिक नुकसान हो रहा है। जानकारी के अनुसार वित्त वर्ष के 6 माह बाद तक शराब की बिक्री के निर्धारित लक्ष्य का आधा राजस्व भी सरकारी खजाने में नहीं आया है। 31 अक्टूबर तक 1050 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। वित्त विभाग ने वर्ष 22-23 के लिए शराब से मिलने वाले राजस्व का लक्ष्य 2500 करोड़ रुपए निर्धारित किया है। उत्पाद विभाग ने अक्टूबर तक शराब की बिक्री से 1300 करोड़ रुपए की राजस्व वसूली का लक्ष्य तय किया था। केवल अक्टूबर में दुकानों से शराब की खुदरा बिक्री का लक्ष्य 440 करोड़ निर्धारित था, लेकिन इस महीने राज्य में 310 करोड़ रुपए ही शराब बेची गई। उत्पाद विभाग शराब से मिलने वाले राजस्व के निर्धारित लक्ष्य से लगभग 250 करोड़ रुपए पीछे है। दल बदल मामले में बाबूलाल मरांडी की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई आज। दल बदल मामले में विधानसभा स्पीकर पर पक्षपात का आरोप लगाने को लेकर दाखिल भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। यह मामला जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले में विधायक दीपिका पांडे सिंह को प्रतिवादी बनाते हुए नोटिस जारी किया था। अदालत ने कहा था कि उनका पक्ष भी सुना जाना चाहिए। दीपिका पांडे सिंह ने विधानसभा स्पीकर की न्यायाधिकरण में दल बदल मामले बाबूलाल मरांडी के खिलाफ आवेदन दाखिल किया था। बाबूलाल मरांडी की ओर से एक आईए याचिका दाखिल कर न्यायाधिकरण के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई। बता दें कि स्पीकर ने दल बदल मामले में सुनवाई पूरी करते हुए अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। झारखंड के विश्वविद्यालय व कॉलेजों में काम कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी, मिलेगा 7वें वेतनमान का लाभ। झारखंड के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में कार्यरत व सेवानिवृत्त शिक्षकेतर कर्मियों को राज्य सरकार ने 7वें वेतनमान का लाभ देने का निर्णय लिया है। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव को वित्त विभाग से स्वीकृति मिल गई है। इससे संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति दिलाने की तैयारी की जा रही है। 7वें वेतनमान का लाभ 1 जनवरी 2016 से मिलेगा, जबकि वास्तविकता लाभ अधिसूचना जारी होने की तिथि से मिलेगा। कर्मचारियों को 7वें वेतनमान में 2016 से अब तक की बकाया राशि भुगतान में किसी भी प्रकार के भत्ते को शामिल नहीं किया जा रहा है, जबकि 7वां वेतनमान राज्य कर्मियों की तरह हर कर्मचारी के बेसिक व डीए के 2.57 गुना के आधार पर तय किया जा रहा है। इसे 6ठे वेतनमान के आधार पर हर कर्मी को लाभ 20 से 25% राशि की बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा।
झारखंड नगर निकाय चुनाव 15 नवंबर से पहले हो सकती है चुनाव की घोषणा। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की घोषणा 15 नवंबर से पहले हो सकती है। राज्य निर्वाचन आयोग इसकी तैयारी कर रहा है। राज्यपाल रमेश बैस की स्वीकृति के बाद चुनाव की घोषणा की जाएगी। सभी 49 नगर निकायों के लिए एक ही चरण में चुनाव अगले माह होगा। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम से मतदान कराया जाएगा। इसी साल पंचायत चुनाव में मतदान बैलेट पेपर से हुआ था। ओबीसी के लिए आरक्षित पदों को ओपन सीट मानते हुए निकाय चुनाव कराया जाना है। जिला स्तर पर वार्ड पार्षदों का आरक्षण तय किया जा रहा है। आयोग द्वारा 1-2 दिनों में अन्य पदों के लिए आरक्षण तय किए जाएंगे। जिलों में मतदाता सूची के विखंडन तथा मतदान केंद्रों के सत्यापन का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। सभी सीटों के लिए निकाय चुनाव गैर दलीय होगा। मां की ओढ़नी बेटे के लिए ऐसे बन गई मौत का फंदा। 6 साल के बच्चे की हुई दर्दनाक मौत। मानगो के आजाद नगर रोड नंबर 14 में ग्रिल से लटका कर गई ओढ़नी से 6 वर्षीय बालक मोहम्मद उमर की मौत हो गई। परिजन उसे टीएमएच ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। उमर स्थानीय रोड नंबर 15 स्थित सनराइज स्कूल कक्षा 2 का छात्र था। वह 4 भाई बहनों में तीसरा था। उसके पिता का नाम मोहम्मद जमाल है, जिसकी टेलरिंग शॉप है। मां गृहिणी है। परिजनों के अनुसार उमर बाहर से खेलकर घर आया। उस वक्त उसकी मां रोटी बना रही थी। घर के ग्रिल में दुपट्टा को सूखने के लिए लटका दिया था। अचानक मां जब रोटी बनाकर बाहर की तरफ निकली तो देखा कि उसका बेटा दुपट्टे के फंदे से लटका हुआ है।